So hello students, welcome back once again to Prakashan classes. Or in this video we are going to cover taxation basic concepts. This is going to be lecture number 3. We have already done or covered the lecture number 2. तो सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है वीडियो का, सारा प्लेलिस्ट को जाके चेक करना है. And this is the first chapter of taxation. So without wasting any time, let's start with the class. तो स्टार्ट करते डिस्कशन. टॉपिक का नाम है प्रीवियस ईयर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट्स में. प्रीवियस ईयर देखो कहां डिफाइन किया गया है, सेक्शन 3 में. प्रीवियस ईयर का सेक्शन नंबर को याद रखना है, सेक्शन 3. ठीक है. पर्सन को कहां डिफाइन किया था लास्ट टॉपिक में, सेक्शन 2 क्लॉज 31. प्रीवियस ईयर को कहां डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 में डिफाइन नहीं किया गया है. प्रीवियस ईयर के अलग अलग से सेक्शन है, सेक्शन 3. तो सेक्शन 3 गवर्न करता है प्रीवियस ईयर को. प्रीवियस ईयर क्या होता है? टैक्स में सबसे पहला बात हम लोग फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर मतलब अ ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल and will ends on next 31st March. Every year, हर साल अपने आप में एक नया प्रीवियस ईयर होता है. फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को एक प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है. हमारा सिलेबस के लिए जो प्रीवियस ईयर रहने वाला है वो कब शुरू हुआ है? 1 अप्रैल 2024. 1 अप्रैल 2024. अब वो कब एंड होगा? 31 मार्च 2025. मतलब ये तो हो चुका है, बिल्कुल ये टाइम जा चुका है. 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 ये हमारा सिलेबस का प्रीवियस ईयर है. अब क्वेश्चन ये आता है, ये प्रीवियस ईयर क्या होता है, क्यों इसको अलग से डिफाइन किया गया? प्रीवियस ईयर वो टाइम पीरियड है जिस दौरान अर्न किया गया इनकम, मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक हमने जितना भी इनकम अर्न किया, इस 12 महीने का टाइम पीरियड में जितना भी इनकम अर्न किया, वो सब टैक्सेबल किस ईयर में होता है? असेसमेंट ईयर में. प्रीवियस ईयर के खत्म होते ही उससे रिलेटेड असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाता है. इट मींस प्रीवियस ईयर हमारा अगर 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ तो वो खत्म कितना तारीख को होगा? प्रीवियस ईयर अगर हमारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ तो वो खत्म कितना तारीख को होगा? 31 मार्च 2025. ये 12 महीने का जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, क्योंकि इस दौरान अर्न किया गया इनकम, इस दौरान कमाया गया इनकम पे हम लोग टैक्स कब पे करेंगे? असेसमेंट ईयर में. और इससे रिलेटेड असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जहां पे अर्न किया गया इनकम को असेस किया जाता है. असेसमेंट होता है, चेकिंग होता है बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज. इनकम टैक्स अथॉरिटीज हमारा अर्न किया गया इनकम को चेक कब करते हैं? असेसमेंट ईयर में. प्रीवियस ईयर वो ईयर है जहां पे टैक्स पेयर, जिसको एसएससी भी कहते हैं, टैक्स पेयर कौन होता है? जो टैक्स पे करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मली एसएससी बोलते हैं. तो एसएससी इनकम अर्न किस ईयर में करता है? प्रीवियस ईयर में. और एसएससी के द्वारा अर्न किया गया इनकम किस ईयर में टैक्सेबल होता है? असेसमेंट ईयर में. तो असेसमेंट ईयर हमारा सिलेबस के लिए क्या रहने वाला है? 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026. मतलब प्रीवियस ईयर इज द ईयर वेयर एन एसएससी अर्न्स इनकम एंड सच इनकम अर्न्ड बाय द एसएससी विल बी टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर. तो हमारा सिलेबस के लिए प्रीवियस ईयर क्या रहने वाला है? 2024-25. और असेसमेंट ईयर क्या रहने वाला है? 2025-26. मतलब जो भी इनकम हमने 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में कमाया है, उस पे टैक्स कब लगेगा? टैक्सेबल कब होगा? वो किस ईयर में? असेसमेंट ईयर 2025-26 में. क्लियर? तो हर 1 अप्रैल को, हर साल देखो 1 अप्रैल को एक प्रीवियस ईयर शुरू होता है, उसी दिन एक असेसमेंट ईयर भी शुरू होता है. जैसे देखो अभी हम लोग चल रहा है, अभी हम लोग का ईयर कौन सा चल रहा है? 2025-26 चल रहा है, राइट? तो 1 अप्रैल 2025-26 एक असेसमेंट ईयर भी था, एज वेल एज 1 अप्रैल 2025-26 अपने आप में फ्यूचर के लिए एक प्रीवियस ईयर भी तो है कि नहीं? तो हर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को एक दो नया ईयर स्टार्ट होता है, एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर. प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें एसएससी इनकम टैक्स पेयर अपना इनकम अर्न करता है. द इनकम अर्न्ड बाय द इनकम टैक्स पेयर दैट इज एसएससी is earned in which year? Previous year. Previous year is the year जहां पे इनकम टैक्स एसएससी अपना इनकम अर्न करता है.
तो किस साल में हम लोग इनकम अर्न किए हमारा सिलेबस के हिसाब से 2024-25, और 2024-25 में कमाया गया सारा इनकम पे टैक्स हमको कब देना है, असेसमेंट ईयर 2025-26 में। मतलब प्रीवियस ईयर एक 12 मंथ का टाइम पीरियड होता है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एंड एंड्स ऑन नेक्स्ट 31 मार्च। अब देखो इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, लॉ में क्या क्या बात लिखा हुआ है। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर कैसा ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर एक ऐसा ईयर होता है विच स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एंड एंड्स ऑन नेक्स्ट 31 मार्च। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। जैसे हमारा सिलेबस के लिए असेसमेंट ईयर कौन सा है, 2025-26, ये हमारा सिलेबस का असेसमेंट ईयर है। तो असेसमेंट ईयर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग, ठीक पीछे कौन सा ईयर होता है, प्रीवियस ईयर। इसलिए प्रीवियस ईयर पहले होता है और उससे रिलेटेड असेसमेंट ईयर बाद में होता है। हमारा सिलेबस के लिए प्रीवियस ईयर क्या रहने वाला है, फॉर दिस टर्म, दिस एग्जाम टर्म, प्रीवियस ईयर क्या रहने वाला है, 2024-25। मतलब 2024-25 में कमाया गया सारा इनकम जो हमने अर्न किया है उसको हमको कैलकुलेट करने सीखना होगा। हमको इस सिलेबस में, इस सब्जेक्ट में, द इनकम विच हैज बीन अर्न्ड बाय एनी इंडिविजुअल, एनी एसएससी, एनी पर्सन ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2024 टिल 31 मार्च 2025, कितना उसने इनकम अर्न किया है, कैसे कैसे वो इनकम अर्न किया है, उसका कंप्यूटेशन सीखना होगा। और जो कमाया गया इनकम है 2024-25 के दौरान, उस पर टैक्सेस कब पे करना है उस इंडिविजुअल को, उस एसएससी को, 2025-26 में। तो जिस साल में हम टैक्स पे करते हैं उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं, और जिस साल में हम इनकम अर्न करते हैं उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं। प्रीवियस ईयर भी फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। असेसमेंट ईयर भी फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को ही शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो पहले आता है प्रीवियस ईयर जहां पे इनकम अर्न करता है एसएससी, और फिर आता है उससे रिलेटेड असेसमेंट ईयर जहां पे अर्न किया गया इनकम के ऊपर हमको टैक्स पे करना पड़ता है। इसको असेसमेंट ईयर क्यों कहते हैं, हमारा इनकम का असेसमेंट होता है, चेकिंग होता है, वेरिफिकेशन होता है। कौन करता है ये असेसमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसको हम लोग एसेसिंग ऑफिसर भी कहते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर को एसेसिंग ऑफिसर भी कहा जाता है, एओ। इनकम टैक्स ऑफिसर को एसेसिंग ऑफिसर भी कहते हैं। एओ क्या करता है, हमारे इनकम को एसेस करता है, वेरीफाई करता है, चेक करता है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो हम लोग असेसमेंट ईयर में उससे रिलेटेड टैक्सेस पे कर देते हैं। अब अगर एग्जाम में डेफिनेशन आता है तो हमको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। रीजन, ये सेक्शन 3 को डिफाइन करता है, और इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी लॉ में हम लोग अपने मन से आंसर नहीं बना सकते, तो जो लिखा गया है वही लिखना है। फिर क्या लिख रहा है, प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर मतलब पहले कौन आता है, प्रीवियस ईयर, बाद में कौन आता है, असेसमेंट ईयर। इनकम अर्न्ड इन अ ईयर, देखो यहां पे इनकम टैक्स में वर्ड क्या यूज किया गया, अर्न्ड। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न्ड एंड इनकम रिसीव्ड। इनकम अर्न्ड इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, उसमें इनकम अर्न्ड एज वेल एज इनकम रिसीव्ड भी आता है, एंड इनकम अर्न्ड बट येट नॉट रिसीव्ड भी आता है। हमने सारे स्टूडेंट्स को क्लास करवा दिया, फीस एक भी रुपया नहीं मिला। इट मींस हमने इनकम अर्न तो कर लिया है बट अभी तक फीस रिसीव नहीं हुआ है। हमने सारे स्टूडेंट को क्लास करवाया, सबने फीस दे दिया, इट मींस वो इनकम अर्न भी हो गया है, रिसीव भी हो गया है। इसलिए इनकम टैक्स में क्या वर्ड यूज किया गया है, इनकम रिसीव्ड बोल देता ना तो गलत हो जाता। लोग कहते पैसा ही नहीं मिला तो हम टैक्सेस पे नहीं करेंगे, तो इस सरकार ने बोला हम वर्ड यूज करेंगे इनकम अर्न्ड। इनकम अर्न्ड इन अ ईयर इज असेस्ड, मतलब उसका वेरिफिकेशन होता है, चेकिंग होता है। कौन करेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी। इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब जिस साल हम इनकम कमाते हैं ना उसका नेक्स्ट ईयर में उसका चेकिंग होता है। क्लियर, हालांकि इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, वो आगे चल के सीखेंगे। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में हम लोग इनकम अर्न करते हैं उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर होता है, इन विच इनकम इज असेस्ड, जब उस इनकम का असेसमेंट होता है, चेकिंग होता है, उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। फिर लिख रहा है फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 1989-90, मतलब हिस्ट्री बता रहा है 1989-90 में जो असेसमेंट ईयर था उसका प्रीवियस ईयर कौन सा रहा होगा। 1989-90 का जो असेसमेंट ईयर उसका प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा, 1988-89। मतलब फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 1989-90 सरकार ने लॉ बना दिया कि सबको अपना प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर ही रखना है। ठीक है, इट मींस अगर हमने अपना कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है,
अब न्यू बिजनेस तो जरूरी नहीं है 1 अप्रैल को देख के स्टार्ट करें। पंडित जी ने बोला कि 1 अप्रैल को मुहूर्त ठीक नहीं है, तो पंडित जी का बात मानना पड़ेगा। इनकम टैक्स का बात भाड़ में जाए, वो कुछ भी बोल दे, पंडित जी का बात पहले मानना पड़ेगा। पंडित जी बोल दिए मतलब नहीं होगा उस दिन, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 अप्रैल को तो नहीं होगा। पंडित जी ने बोला है कि 15 अगस्त का दिन अच्छा है, तो हमने 15 अगस्त को अपना बिजनेस का शुभ आरंभ किया, पूजा पाठ करवा के 15 अगस्त से हमारा बिजनेस बम बम स्टार्ट हो गया। तो पहला साल क्या रहने वाला है ना प्रीवियस ईयर का, 15 अगस्त टिल 31 मार्च, क्योंकि बिजनेस ही जब 15 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है तो कमाई तो 15 अगस्त से गिना जाएगा ना भाई, क्लियर। लेकिन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स क्या रहेगा, अब नॉर्मल अप्रैल टू मार्च। तो सरकार ने देखो क्या बताया, फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 1989-90 इट इज मैंडेटरी कंपल्सरी फॉर ऑल एसएससी, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो एचयूएफ है, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, चाहे वो एलएलपी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, बीओआई है, एओपी है, लोकल अथॉरिटी है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, टू फॉलो फाइनेंशियल ईयर दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू नेक्स्ट 31 मार्च एज प्रीवियस ईयर। मतलब सारे एसएससी को एक ही फाइनेंशियल ईयर, एक ही प्रीवियस ईयर फॉलो करना है। कोई बोलेगा हम जनवरी से दिसंबर तक अपना ईयर काउंट करेंगे, तो इनकम टैक्स में इसका मान्यता नहीं है। इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर को पहचानता है which starts from the first day of April and ends on next 31st March. For income tax purpose, hence previous year is also termed as uniform previous year, क्योंकि देखो सारे ही एसएससी का प्रीवियस ईयर सेम है, चाहे वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, एक एचयूएफ है, एक इंडिविजुअल है, एक पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है, बीओआई है, सबका प्रीवियस ईयर सेम होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर को यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर भी कहते हैं। फिर एग्जांपल देखो क्या लिखा है, द इनकम अर्न्ड इन द प्रीवियस ईयर 2024-25, यही रहने वाला हमारा सिलेबस का प्रीवियस ईयर 2024-25। नॉर्मली क्यों लिखा है, क्योंकि ये जनरल रूल है, किसी का बिजनेस अगर 15 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुआ है तो पहला साल प्रीवियस ईयर कहां से रहने वाला रहेगा, 15 सितंबर 2024 से 31 मार्च, इसलिए वर्ड यूज किया गया नॉर्मली, जनरली। Normally a period commencing on 1 अप्रैल 2024 and ending on 31 मार्च 2025। ये हमारा सिलेबस का प्रीवियस ईयर है, नेक्स्ट ईयर ये फिर चेंज हो जाएगा। इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर, अब उस पर टैक्स किस साल में लगेगा, असेसमेंट ईयर, जो कि रहेगा हमारा सिलेबस के 2025-26, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द कमेंस फ्रॉम द डेट 1 अप्रैल 2025 एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 2026। मतलब समरी क्या है, जिस साल में इनकम अर्न करता है एसएससी उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और अर्न किया गया इनकम पे जब टैक्स लगता है नेक्स्ट ईयर में उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो यहां पे इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में। सेक्शन 2 क्लॉज 9 मतलब ये डेफिनेशन है। असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। असेसमेंट ईयर कितना टाइम पीरियड का होता है, इट इज ऑफ 12 मंथ्स टाइम पीरियड व्हिच कमेंसेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। हर साल 1 अप्रैल को एक असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है। जैसे हमारा सिलेबस के लिए जो असेसमेंट ईयर रहने वाला है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2025 एंड इट विल एंड ऑन 31 मार्च 2026। इट इज द ईयर जस्ट आफ्टर प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर के तुरंत बाद जो ईयर स्टार्ट होता है उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। इन विच इनकम अर्न्ड इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में एक एसएससी द्वारा, टैक्स पेयर द्वारा, एक इंडिविजुअल द्वारा, एक पर्सन द्वारा अर्न किया गया जितना भी इनकम है उसका असेसमेंट कब होता है, असेसमेंट ईयर में, एंड इट इज चार्जेबल टू टैक्स, मतलब उस पर टैक्स कब लगता है, असेसमेंट ईयर में। एग्जांपल, असेसमेंट ईयर 2025-26 इज अ ईयर व्हिच कमेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2025 एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 2026। मतलब हमारा जो सिलेबस है, असेसमेंट ईयर 2025-26 स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 को, जो कि स्टार्ट हो चुका है, और आगे चल के एंड होगा 31 मार्च 2026 को। इस टाइम पीरियड में इनकम ऑफ एन एसएससी, जो इनकम जो एक एसएससी ने, एक टैक्स पेयर ने अर्न किया था, कौन सा ईयर में, प्रीवियस ईयर 2024-25 में, उसका असेसमेंट किया जाएगा, उसका चेकिंग किया जाएगा। ये चेकिंग कौन करेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स ऑफिसर दैट इज असेसिंग ऑफिसर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर 2025-26। सो दिस इज ऑल अबाउट असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एसएससी, सेक्शन 2 क्लॉज 7। एसएससी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 7 में ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये जो डेफिनेशन है ये एक्सक्लूसिव इन नेचर है, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया, एसएससी मींस। अब एग्जाम में अगर किसी ने लिख दिया एसएससी इंक्लूड सब, तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो एसएससी मींस ही लिखना है,
और उसके बाद ये 5 पॉइंट लिखना है। अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी, वो पेनल्टी हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अगर हमको कोई टैक्सेस पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, या फिर कोई भी तरह का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पेनल्टी पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एसएससी माने जाएंगे। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग, मतलब कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, या तो उसका इनकम से रिलेटेड केस चल रहा है, या तो उसको लॉस होने या ना होने से रिलेटेड केस चल रहा है, या तो हमको रिफंड नहीं मिला इनकम टैक्स अथॉरिटीज से, हमारा टैक्स का पैसा रिफंड नहीं मिला, एक्स्ट्रा टैक्सेस हमने पे कर दिया था, और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और द असेसमेंट ऑफ एनी फ्रिंज बेनिफिट। मतलब किसी भी कारण से अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई केस वेस चल रहा है, कोई प्रोसीडिंग चल रहा है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, देन ऑल्सो वी विल बी कंसिडर्ड एज एन एसएससी। A person who is accessible in respect of income or loss of another person। एक बच्चे ने DID लिटिल चैंप्स कंपटीशन जीत लिया, उसको प्राइज मनी मिला, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो इनकम टैक्स का जो चार्ज लगेगा बच्चा तो पे नहीं करेगा, उसके बदले उनके पेरेंट्स एसेसेबल रहेंगे, उनके पेरेंट्स से ये इनकम टैक्स लिया जाएगा, तो वो एसेसेबल हो जाएंगे और वो एसएससी बन जाएंगे। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, हर वो पर्सन जो ऐसे तो एसएससी नहीं है लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत इसको अगर एसएससी माना जा रहा है तो वो भी एसएससी कहलाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यहां पे देखो वर्ड क्या यूज किया गया है, डीम्ड टू बी एन एसएससी, मतलब जबरदस्ती सरकार उसको एसएससी मान ले रहा है, और यहां पे लिखा गया डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट, किसी कारणवश किसी पॉइंट की वजह से उसको अगर एसएससी कंसीडर किया जा रहा है, देन ऑल्सो वो एसएससी के डेफिनेशन में काउंट किया जाएगा। इसका मतलब एसएससी डज नॉट ओनली मीन द टैक्स पेयर, ठीक है, एसएससी का डेफिनेशन बहुत ज्यादा ही एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है, ये डेफिनेशन इंक्लूसिव इन नेचर नहीं है। तो अगर एग्जाम में ये डेफिनेशन आता है, हमको ये पूरा डेफिनेशन लिखना है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।